हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज की इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हमारी जो रैंक बूस्टर सीरीज है इसकी क्लास नंबर 2 हम लोग आज यहाँ पर में कंडक्ट करेंगे। जितने भी बच्चे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का स्वागत है। सभी को आदाब नमस्कार। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं बता दूं कि आज की जो रैंक बूस्टर सीरीज रहेगी इसके अंदर में भी हम लोग बहुत क्वेश्चन है जो आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप केवल आपकी बीपीएससी टीआरई के लिए ही नहीं बल्कि लोगों के और जो अदर एग्जाम्स होती है उनमें भी बहुत ज्यादा काम में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो अभी 70th बीपीएससी आने वाली है उसके अंदर में भी आप लोगों को ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अभी आप लोगों को पहले क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा कि कितने बढ़िया तरीके से हम लोग एक क्वेश्चन की मदद से उसकी पूरी डिटेल के अंदर में जाकर जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर बहुत सारे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और जो है यहाँ पर में पिछला वाला आप लोगों ने देख लिया होगा, जो हम लोगों ने कल किया था उसको अच्छे से देख लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, ऐसा नहीं है, अर्पणा जी बिल्कुल मिल चुका है वहां पर में सभी लोगों को। अगर नहीं मिला है तो भी कोई नहीं, आपको मैं जो है हेल्पलाइन नंबर दे दूंगा, उसके ऊपर में आप लास्ट में मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, जिसमें आप लोग मैसेज वगैरह डाल सकते हो। ओके, चलिए चलिए, थैंक यू वेरी मच सरफराज अनवर जी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फ्रेंड्स हमारे सेशन को। ओके, बाकी आई होप कि सभी लोगों को आवाज जो है वो प्रॉपर से आ रही है और सब कुछ प्रॉपर है यहाँ पर में। ओके, चलिए फ्रेंड्स, तो पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं देखिए बिहार प्राइमरी टीचर के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया था कि 1918 के किस महीने में, ध्यान से समझिएगा आप लोग यहाँ पर में, किस महीने में यूरोपीय नील बागान मालिकों के विरुद्ध चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया गया था। अब देखो, एक क्वेश्चन आपका बन गया कि चंपारण कृषि अधिनियम कौन से साल में, ईयर में पास किया गया था, ये क्वेश्चन हो जाए तो आंसर क्या करोगे 1918 के अंदर में। लेकिन 1918 में भी कौन से वाले महीने में पास किया गया था, और ये क्वेश्चन का लेवल आप लोग देखिए फ्रेंड्स कि इसका आंसर जो है वो है नन ऑफ दी अबव। ठीक है, मतलब एग्जामिनर जो है वो कतई अपनी वाइफ से लड़के आया था या पता नहीं क्या उसका मूड था। ठीक है, कि उसने जो है इतना ऐसा क्वेश्चन बनाया कि जिसके अंदर में बच्चों को पता भी ना हो और आंसर फिर वो लगाने की कोशिश करे तो भी नन ऑफ दी अबव आंसर। ठीक है, अब इसका पूरा का पूरा आप लोग समझिए। देखिए, ऐतिहासिक रूप से चंपारण सत्याग्रह जो है आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि बिहार के अंदर में जो पश्चिमी चंपारण का मोतिहारी और बेतिया जो इलाका है वहां पर में हुआ था ये। ठीक है, मोतिहारी के अंदर में देखिए चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था और गांधी जी का भारत के अंदर में पहला आंदोलन। ठीक है, गांधी जी के ऊपर में जब गांधी जी वहां पर में पहुंचे तो गांधी जी को बोला गया कि गांधी जी, ठीक है सुनो, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। ठीक है, आपका नाम हमने सुना है, साउथ अफ्रीका के अंदर में तुमने जो है भसड़ मचाई थी। ठीक है, यहाँ पर में मत मचाओ यार भसड़, चले जाओ यहाँ से। गांधी जी बोले कि मैं नहीं जाने वाला, ठीक है जो करना है कर लो। तो गांधी जी के ऊपर में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 लगा दी गई उस समय में। ठीक है, और गांधी जी को 18 अप्रैल 1917 को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में मुकदमे के लिए बुलाया गया। उनको चंपारण छोड़ने का नोटिस दिया गया। गांधी जी ने बोला कि मैं नहीं जा रहा चंपारण छोड़ के। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है गांधी जी को मोतिहारी के अंदर में जो है वो कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन बाद में उनको ठीक है छोड़ दिया गया 1 रुपए के जमानत के ऊपर में। उनकी वो 1 रुपए की जमानत भी वहां के जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने भरा था। अब क्या हुआ कि गांधी जी समझ गए अंग्रेज लोग कि गांधी जी झुकने वाले नहीं है करके, पुष्पा के फैन थे, पुष्पा राज के फैन थे गांधी जी। तो फाइनली एक समिति बनाई गई। ठीक है, चंपारण एग्रेरियन ठीक है कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने जो सिफारिशें की थी उसके आधार पर ठीक है 4 मार्च 1918 को एक विधेयक पारित हुआ जिसको चंपारण कृषि अधिनियम बोला गया। ठीक है, चंपारण कृषि अधिनियम या फिर इसको बोला गया चंपारण एग्रेरियन ठीक है एक्ट। ओके, चंपारण एग्रेरियन एक्ट, ये आप लोगों का जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आप लोगों ने याद रखना था। तो कब हुआ था ये पास 1918 में, वो भी कब 4 मार्च 1918 को। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था आप लोगों का। 3 कठिया सिस्टम के खिलाफ में चंपारण कृषि अधिनियम आया था आपका 3 कठिया सिस्टम के खिलाफ। तो आंसर आप लोग लिख देंगे, ईयर आपको पता चल गया और डेट और महीना भी आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, डेट और महीना भी। तो चंपारण एग्रेरियन एक्ट वॉज पास्ड ऑन 4 मार्च ठीक है 4 मार्च 1918। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है फाइनली। नाउ अब नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों से देखिए एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन। हाथ कंगन को आरसी क्या और मेरे पढ़े लिखे बच्चों को
ये क्वेश्चन क्या, ठीक है, नई कहावत बन गई अपनी। तो आप लोग देखिए फ्रेंड्स कि चंपारण एग्रेरियन एक्ट, मतलब आप लोग देखिए चंपारण अधिनियम एक्ट जो है वो कब पारित किया गया था। अब यहां पर मैं एसएससी सीएचएसएल वालों को जाकर बताया जाए कि भाई लोग और उनकी बहनों, तुमने क्वेश्चन ही गलत बनाया है यहाँ पर मैं। क्यों? क्योंकि चंपारण एग्रेरियन एक्ट जो था वो आपका 4 मार्च को, 4 मार्च को, ठीक है, 4 मार्च, ठीक है, 1918 को पारित किया गया था। ओके, तो आंसर ना हो, ठीक है, तो भी आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तो आप लोग समझ गए यहाँ पर मैं किस तरीके से जो है वो एग्जामिनर को भी आप लोग सिखा सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसी वजह से जो है फ्रेंड्स आंसर नहीं लगाया अपन ने, क्योंकि आप लोगों का आंसर अब आप लोग बता के होंगे, तो ये क्वेश्चन गलत था। ठीक है, आप लोग देखिए, आप लोग बता पा रहे हो यहाँ पर में, है ना। तो अब अगर एग्जामिनर गलत देगा तो भी आप लोग सही करके आ सकते हो उसमें, मतलब आपको ये पता रहेगा कि भाई आंसर क्या है, वहां पर में ज्यादा वो नहीं होने वाले। ठीक है, 4 मार्च 1918 को, ठीक है, चंपारण कृषि अधिनियम जो है वो पारित हुआ था आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और उसकी अवस्थियों का सही युग्म क्या है? ये भी क्वेश्चन आपका बिहार के एग्जाम के अंदर में पूछा गया, टीआरई के अंदर में। देखिए आपका सूरमा वैली, ठीक है, लूनेज एरिया, केजी बेसिन। केजी का मतलब क्या होता है यहाँ पर में? किंडरगार्टन नहीं, कृष्णा गोदावरी, कृष्णा गोदावरी, ये याद रखना आप लोगों ने, गोदावरी, ठीक है, कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो कृष्णा और गोदावरी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों का लूनेज एरिया बोला है, सुरमा वैली एरिया बोला है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कहां कहां पर में आप लोगों का। ओके, चलिए। आंसर्स जो है फ्रेंड्स आप लोग करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है यहाँ पर में। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भारत के अंदर में जो तेल उत्पादक जो क्षेत्र है आप लोगों के, ठीक है, हमारे भारत के अंदर में करीब जो है फ्रेंड 3 मिलियन वर्ष पहले जो है ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, तेल बनने की जो प्रक्रिया है, ठीक है। क्योंकि देखो तेल बनता कैसे है या फिर पेट्रोलियम बनता कैसे है। लाखों साल पहले जो प्राणियों की मृत्यु हो गई थी, वो जमीन में दब गए, ठीक है। धीरे 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 उनके ऊपर में एक के ऊपर एक के ऊपर एक जो है जमीन की परत बनती गई लाखों सालों में मौसम में परिवर्तन के कारण। अब उन पर पड़ा बहुत सारा दबाव और वहां हो गई बहुत सारी हीट। तो हीट और प्रेशर की वजह से उनका निकल गया तेल, ऐसा समझ लो आप लोग, ठीक है, उनका निकल गया तेल। तो इस लंबी प्रक्रिया के अंदर में जो है फ्रेंड्स वो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट के अंदर में कन्वर्ट हो गए वो। ओके, तो ये एक लंबी प्रक्रिया थी। टर्शियरी युग के अंदर में भारत के अंदर में ये बनना स्टार्ट हुआ था, ये याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, टर्शियरी युग के अंदर में जलीय जीव जो थे आप लोगों के बहुत सारी मात्रा के अंदर में वनस्पति है जीव और वो सारे बहुत सारे मौजूद थे, और धीरे 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 जो निचली लेयर में दब गए। ठीक है, तो आसाम के अंदर में सुरमा घाटी है, ठीक है, सुरमा घाटी कहां पर में? आसाम के अंदर में। ठीक है, डिगबोई क्षेत्र आपका आसाम के अंदर में है, नाहर कटिया क्षेत्र है आसाम के अंदर में, ठीक है, और मोरन हुगरीजन क्षेत्र है, ये आसाम के अंदर में है। गुजरात ऑयल फील्ड जो है फ्रेंड्स आप लोगों का यहाँ पर में अंकलेश्वर है, खंबात का लूनेज है, ठीक है, अहमदाबाद और कलोल के पास में भी आप लोगों को जो है फ्रेंड्स ये मिलता है। ठीक है, और केजी बेसिन जो है पूर्वी तट के ऊपर में आप लोगों का, कहां पर में? ये यहाँ पर में आपका बंगाल की खाड़ी के पास में। ये इंपॉर्टेंट वाले हमारे तेल उत्पादक क्षेत्र है। तो सुरमा वैली आसाम के अंदर में है, ल्यूनेज एरिया जो है ये गुजरात के अंदर में ही है। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर में ल्यूनेज जो है आप लोगों का खंबात की खाड़ी के पास में है, लूनेज एरिया गुजरात में। और वही मैं बात करूं पूर्वी तट के ऊपर में केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी के पास। तो क्या ये याद हो गया आपको? अगर आप लोगों से बोला जाए कि सुरमा वैली कहां पर में है जहां से तेल का उत्पादन होता है, ठीक है, ओके, देखिए ये जो टर्शरी युग की बात हो रही है ना, करीब 66 मिलियन साल पहले जो समय काल था, समय काल को अलग अलग इसमें जो है वो डिवाइड किया गया है। ठीक है, अगर आप लोग कहोगे तो मैं आपको वो सारे के सारे जो है ना, पूरा जुरासिक युग से लेकर जो सारी की सारी चीजें एक लेक्चर लूंगा मैं, हम नॉलेज कैप्सूल के अंदर में उसको कवर कर लेंगे। नॉलेज कैप्सूल में मैं आपको पूरे के पूरे युग जो है वो समझा दूंगा। वैसे वो युग के ऊपर में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो एक लेक्चर लूंगा मैं आपको, ठीक है, वो सारा का सारा समझा दूंगा। तो सुरमा वैली आसाम के अंदर में, ल्यूनेज एरिया गुजरात के अंदर में, केजी बेसिन जो है बे ऑफ बंगाल के पास में। ठीक है, चलिए, तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। उसके बाद में बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है?
जी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं हु वाज द ऑथर ऑफ बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह, यहाँ पर मैं बोला है। तो ये देखिए, ये बुक है बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह। कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के बारे में अगर आप लोगों को बताऊं मैं, ठीक है, तो कुंवर सिंह और अमर सिंह जो है फ्रेंड्स, ये जगदीशपुर नाम की जो जगह है बिहार में, जगदीशपुर, जगदीशपुर, ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था कि कहां से लड़ रहे थे वो लोग? जगदीशपुर, ठीक है, आरा जो है ना, वहां पर से। यहाँ के ओल्ड जमींदार थे, 80 साल की उम्र थी इनकी जिस समय में ये लड़ रहे थे, ठीक है। तो के दत्ता जो थे, उन्होंने जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में किया था इसको। तो कालिंग किंग, ठीक है, काली किनकर दत्त जी जो है, उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, काली किनकर दत्त जी ने। तो के दत्त ने ये पुस्तक लिखी थी, काली किनकर दत्त जी ने। तो ये आंसर हो जाएगा आप लोगों का। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो बुक है, इसके अंदर में बेसिकली एक एकेडमिक पर्सपेक्टिव दिया गया है आप लोगों का कि किस तरीके से उन्होंने ये लड़ाई पूरी की पूरी लड़ी थी, ठीक है, कुंवर सिंह और अमर सिंह जी ने 1857 के युद्ध के अंदर में, 1857 के युद्ध के अंदर में। अच्छा, एक और चीज है, आप लोगों से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, अगर आप लोगों को पता हो, एक क्वेश्चन आया था कि कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी, वो डेट क्या थी, है ना? आया था कि नहीं आया था? आप लोगों का क्वेश्चन आया था ना। और आप लोगों को जो है फ्रेंड्स मैं बता दूं कि वो ऐसा ही एक क्वेश्चन बीपीएससी के अंदर में ऑलरेडी आ चुका है, आप लोगों को वो आपके वन लाइनर वाले के अंदर में भी मिल जाएगा। 26 अप्रैल, ठीक है, 1858 को इनकी मृत्यु हुई थी कुंवर सिंह जी की, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। 26 अप्रैल, ठीक है, 1858 को मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वाली पुस्तकें जो है उनकी यहाँ पर आप देख सकते हो, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह यहाँ पर में उन्होंने लिखी। इस क्वेश्चन का आंसर करिए, बताते जाइए जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन ग्रेट बाथ हैज बीन फाउंड एट, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ग्रेट बाथ कहां पर में मिला है? इंडस वैली सिविलाइजेशन द ग्रेट बाथ हैज बीन फाउंड एट हड़प्पा, मोहनजोदारो, चान्होदारो। देखिए फ्रेंड्स, विशाल स्नानागार, ठीक है, मतलब एक स्विमिंग पूल टाइप का, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर मैं, अगर आप लोगों को मैं दिखा सकूं तो ये है वो स्विमिंग पूल, ठीक है। ये आप लोगों को मिला है मोहनजोदारो में। मोहनजोदारो, इसकी खोज जो है फ्रेंड्स, ये हड़प्पा के बाद में हुई थी। हड़प्पा नाम की जगह जो है, इसकी खुदाई हुई थी 1921 में। ये फर्स्ट प्लेस था हड़प्पा सभ्यता का, फर्स्ट प्लेस था जिसको खोजा गया था, ठीक है। फिर सेकंड नंबर का जो प्लेस खोजा गया था वो था मोहनजोदारो। मोहनजोदारो जो है, ये आप लोगों को याद, ये हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे पर है, रावी रिवर के किनारे पर पाकिस्तान में। हड़प्पा की बात करूं तो ये इंडस रिवर के किनारे पर है, इंडस रिवर, सिंधु नदी जो है ना, मेन सिंधु नदी, उसके किनारे पर है ये, ठीक है, मोहनजोदारो। उसके बाद में फ्रेंड्स, मोहनजोदारो के अंदर में जो ऊपरी नगर है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जनरली दो नगरों में विभाजित होता था, ठीक है, ऊपरी नगर और निचला नगर। तो ऊपरी नगर के अंदर में मोहनजोदारो के ये स्विमिंग पूल मिला है। तुम्हारे चचा थे एक, ठीक है, तुम्हारे चचा, जिनका नाम था सर जॉन मार्शल, ठीक है। आप लोग पूछना अपने परिवार वालों से, मतलब अपने दादाजी वगैरह से, ठीक है, अगर वो जानते होंगे, सर जॉन मार्शल, तुम्हारे चचा, उन्होंने इस स्विमिंग पूल को दुनिया की महानतम जो है यहाँ पर मैं बोला कि ये अजूबा है, सबसे महान अजूबा, ठीक है। सर जॉन मार्शल ने इसको बोला कि पूरे दुनिया का ये सबसे महान अजूबा है, ठीक है, मतलब इतनी बड़ी कोई चीज उनको मिल गई। मैं होता उनसे पूछता, चचा, हो सकता है कि कोई इंसान को जॉब नहीं लग रही हो, ठीक है, बीपीएससी का रिजल्ट नहीं आ रहा 3.0 का, तो उसके बाद में नोटिफिकेशन कब आएगा, 4.0 का कब होगा, 5 होगा कब, वो बेचारे बच्चे ने सोचा होगा यार चलो घर वालों को जो है वहां पर मैं सपोर्ट कर दूंगा, तो इसलिए उसने 2-2 रुपए में स्विमिंग पूल खोल लिया होगा। एक स्विमिंग पूल खोदा, उसमें पानी डाला, बोले कि यार 2-2 रुपए में तुमको स्विमिंग करने दूंगा करके, बस इतनी सी बात थी। सर जॉन मार्शल बोल रहे इतनी बड़ी खोज है, उस समय में स्विमिंग पूल बना लिया। अरे भाई, बना लिए तो बना लिया, आता होगा उसको, काम नहीं होगा तो उसने नया इजाद किया कि भाई 2-2 रुपए लेकर, मतलब समझो उस समय की जो भी करेंसी उनकी होंगी उसके अंदर में लाओ आके मस्त बैठी। वो क्या बोले, अपन लोगों ने क्या लगाया हिसाब, अपन को ज्यादा सोचने की आदत है इंसान लोगों को। तो चचा ने बोले कि ऐसा हो सकता, सर जॉन मार्शल, ये भी लिख देता हूं यार, इंपॉर्टेंट है क्योंकि रीट में आया था कि किसने कहा कि ये सबसे बड़ी खोज है दुनिया की, दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा था करके। सर जॉन मार्शल, जॉन, ठीक है, मार्शल, ठीक है, सर जॉन मार्शल, उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी खोज है ये, दुनिया की सबसे बड़ा अजूबा था ये। क्या अजूबा था,
नहाने के लिए। अगर मेरे पास कोई काम धंधा नहीं होगा तो मैं, आपके पास में नहीं होगा तो क्या करोगे आप लोग? कुछ ना कुछ तो लगाओगे ना, ठीक है, जुगाड़ जिससे काम धंधा तो करोगे कम से कम। चलिए कोई बात नहीं, मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब एक और चीज बताता मैं, ठीक है। आपको मैंने क्या बताया कि जनरली हड़प्पा सभ्यता के नगर कितने भागों में विभाजित होते थे? हड़प्पा सभ्यता के नगर जो है फ्रेंड 2 भागों में विभाजित होते थे, ठीक है। ओके, 2 भागों में विभाजित होते थे, ऊपरा नगर और निचला निचला नगर। ऊपरी नगर को जो है फ्रेंड्स बोलते थे सीटाडेल, दुर्ग, ठीक है। तो ऊपरी नगर को बोलते थे दुर्ग, और निचले नगर को निचला नगर ही बोला जाता था, लोअर टाउन। अब क्या हुआ कि एक ऐसा नगर जिसके पास में दुर्ग था ही नहीं, ऊपरी नगर था ही नहीं, पूरा फ्लैट था वो कौन सा था जिसके पास दुर्ग नहीं था? ये यूपी के एग्जाम के अंदर में पूछा गया था एक, ठीक है। तो वो है चान्हू, ठीक है। नो सिटाडेल, ऊपरी नगर नहीं था, दुर्ग नहीं था उसके पास में, ठीक है। और एक ऐसा नगर था आप लोगों का जो 2 के बदले 3 भागों में विभाजित था, 2 नहीं 3 भागों में विभाजित था वो, ठीक है। एक ऊपरी नगर, निचला नगर, और एक सेरिमोनियल टाउन, मतलब सार्वजनिक समारोह, शादी ब्याह, बर्थडे पार्टी वगैरह वहां पर में आयोजित होती होंगी, ठीक है। वो नगर था धोलावीरा। तो धोलावीरा के पास में जनरली बाकी जो जगह थी वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थी। धोलावीरा ऐसा था जो ऊपरी नगर मतलब दुर्ग, निचला नगर लोअर टाउन, और एक और खाली मैदान, ठीक है, ऐसे 3 भाग में विभाजित था। बेचारा चानूदारो जो है ये भी सिंधु नदी के किनारे पर ही लोकेटेड है, पाकिस्तान में, सिंधु नदी इंडस रिवर के किनारे पर। बट बेचारे के पास में जो है ना दुर्ग नहीं था। तो यही जो है किसी शायर ने कहा है कि किसी किसी को इस प्रकार भी खुशियां मिलती है, धोलावीरा, ठीक है। धोलावीरा 3 पार्ट में डिवाइड था। किसी किसी को इस प्रकार भी खुशियां मिलती है, प्यासों को पानी नहीं मिलता और समंदर के पास में नदियां मिलती है, ठीक है। इसके पास में 2 के बदले 3 पार्ट थे, 3 पार्ट में डिवाइडेड था। और बेचारा हमारा चानूदारो, ठीक है, एक भी पार्ट मतलब एक ही पार्ट में है बस, इसके पास में बेचारे के पास में सिटाडेल ही नहीं है, दुर्ग नहीं है। लिख देता हूं यहां पर में, दुर्ग नहीं था, सीताडेल सीताडेल नहीं था, ठीक है। पूछ लिया तो चानूदारो, बस खत्म बात, सिंपल डिंपल, ठीक है। चलिए, तो ग्रेट बात जो है फ्रेंड्स आप लोगों को मिला है मोहनजोदारो के अंदर में, ये याद रखना आप लोगों ने, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंदर में लोकेटेड है, ठीक है। मोहनजोदारो का मतलब क्या होता है? किसी को पता है मोहनजोदारो का मतलब? मोहनजोदारो का मतलब होता है, ठीक है, मृतकों का टीला। मतलब मृतकों, मृतक मतलब मरे हुए, मृतकों का टीला। एक्चुअली वो टीला था बहुत बड़ा सा, नहीं कि दब गया था बहुत सारा वहां पर में, घर वगैरह के ऊपर में धूल मिट्टी वगैरह जम गई थी पूरी, तो ऐसे टीले टीले बन गए थे वहां पर में। तो ये मोहनजोदारो का मतलब ही होता है मृतकों का टीला, मृतकों, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, ठीक है। यहाँ पर में इसको बोला जाता है मृतकों का टीला, या फिर माउंड ऑफ डेड इसको बोलते हैं, माउंड ऑफ डेड, मृतकों का टीला या फिर माउंड ऑफ डेड इसको बोला जाता है। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स, मृतकों का टीला या फिर माउंड ऑफ डेड, मोहनजोदारो का मतलब, ठीक है। ग्रेट बात का क्या था आप लोग देख लो, आप लोग तैर पाओगे क्या इसमें? ग्रेट बात की बात करें तो 12 मीटर लंबा था, 7 मीटर चौड़ा था, 3 मीटर गहरा था, ठीक है। 12-7-3, 12-7-3, ठीक है, 12-7-3, ये याद रखना आप लोगों ने, 12-7-3, ठीक है। 12-7-3 मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो अब आप लोगों से, आप लोग बता पाओगे। 12-7-3 ये याद रख लेना आप लोगों ने। नाउ फ्रेंड देखिए टीआरई 1 के अंदर में जो है क्वेश्चन आया 9-10 के अंदर में, ठीक है। विच ऑफ विच मेटल वाज द डांसिंग गर्ल इन मोहनजोदारो मेड? मोहनजोदारो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? बताइए जल्दी से। मोहनजोदारो से प्राप्त, ठीक है, जो डांसिंग गर्ल मिली है वो किस धातु से बनी हुई थी? ठीक है, तो वो बनी हुई थी कांसे से, ब्रॉन्ज से, ठीक है, ब्रॉन्ज से बनी हुई थी, ये याद रखना है। मोहनजोदारो से मिली है, ये भी कहां मिली है? मोहनजोदाड़ो से, मृतकों का टीला। नर्तकी जो है आप लोगों को अगर मैं दिखाऊं तो ये है वो नर्तकी, ठीक है, आग बन करके खड़ी हुई है ऐसा इस तरीके से, ठीक है। आया नहीं कल मुहा अभी तक, ठीक है, बोल के गया था मूवी की टिकट लेकर आएंगे करके, शादी की सालगिरह अभी तक, और वो सोच रहा है। और हमारे चचा जो थे जॉन मार्शल, उन्होंने बोला कि ये नाचती हुई गर्ल है, मृत्यु मतलब डांसिंग गर्ल, डांस क्या कर रही बेचारी, बैठी खड़ी है यहाँ पर इंतजार करते हुए, ठीक है। तो डांसिंग गर्ल जो है ये मोहनजोदारो में मिली आप लोगों को, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। और ये मूर्ति बनी हुई थी ब्रॉन्ज की, कांसे की। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता जो है आपकी,
उसमें ज्यादातर चीजें आप लोगों को जो है कांसे की मिली है। कांसा किस चीजों से बना हुआ है ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। कांसा तो ब्रॉन्ज जो है आपका दो चीजों से मिलकर बनता है। ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज बनता है कॉपर, ठीक है, तांबा और टिन से मिलकर, ठीक है, कॉपर तांबा और टिन से मिलकर बनता है ब्रॉन्ज। तो ये लोग मिश्र धातु का इस्तेमाल करना जानते थे, ठीक है, मिश्र धातु का इस्तेमाल करना जानते थे ये लोग, एलॉय का इस्तेमाल करना जानते थे, ठीक है। चलिए, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी ये भी बता दीजिए आप लोग। ये तो क्वेश्चन डायरेक्टली वहां से उठाया आप लोगों के बीपीएससी से, बीपीएससी की कंबाइंड एग्जाम से उठाया हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से, तो मगध, ठीक है, इसकी प्रथम राजधानी थी, ठीक है, गिरिव्रज। ये याद रखना है आप लोगों ने, जिसको राजगृह भी बोलते हैं आप लोग। ये आज के नालंदा में स्थित है, ठीक है, आज के नालंदा के अंदर में। तो गिरिव्रज या राजगृह जो है आप लोगों का इसकी पहली राजधानी थी। आपको एक और चीज बताना चाहूंगा गिरिव्रज के बारे में, कि गिरिव्रज में ही फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, पहली बौद्ध परिषद, ठीक है, पहली बौद्ध परिषद किसने आयोजित करवाई थी, चलिए बताइए जल्दी से। पहली बौद्ध परिषद गिरिव्रज या राजगृह में ही हुई थी। किसने आयोजित करवाया था? वो आयोजित कराया था तुम्हारे मामा का लड़का अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, अजात शत्रु ने, ठीक है, पहली बौद्ध परिषद उसमें हुई थी, अजात शत्रु ने आयोजित करवाया था, ठीक है। दूसरी वाली जो बौद्ध परिषद है, अब चलो देखो, अभी देखो मगध की राजधानी से हम कहां पहुंच गए, बौद्ध परिषद में, क्योंकि मेरे को दिख रहा है यहाँ साफ साफ। देखो कैसे होना चाहिए, आपकी मेमोरी कैसे होनी चाहिए, आपने ये स्कैन किया, आपका माइंड ऑटोमेटिकली न्यूरॉन्स कनेक्ट होने चाहिए। जैसे मेरे माइंड के अंदर में क्या हुआ, न्यूरॉन्स देखे मैंने, गिरिव्रज देखा, राजगिरा देखा, पहली बौद्ध परिषद याद आई, मेरे को वैशाली देखते से मेरे को दूसरा याद आ गया, मतलब वैशाली लड़की को नहीं, ये शहर को देखकर, ठीक है। तो वैशाली देखते ही याद आ गया कि भाई यहाँ पर सेकंड नंबर की बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ठीक है, बुद्धिस्ट, ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पर में हुई थी। दूसरे नंबर की बौद्ध परिषद वो आयोजित कराया था तुम्हारे नाना का लड़का, ठीक है, उसका नाम था, ठीक है, काल अशोका। कलर चेंज नहीं होंगे क्या भाई इसका, ठीक है, काल अशोका, ठीक है, काल अशोका नाम था उसका, काल अशोका, ठीक है, काल अशोका। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में तुम्हारे मौसी का लड़का था एक, जिसका नाम था अशोका, उसने तीसरे नंबर की बौद्ध परिषद आयोजित कराई थी, थर्ड, ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल, तीसरी बौद्ध परिषद, वो पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है, वो कराई थी अशोका ने, आयोजित अशोका ने। तो देखो यहाँ पर मेरे को तीनों के तीनों यहाँ पर में यही के यही दिख गई, तो याद हो गया अपने को, पहली वाली गिरिव्रज में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, है ना। अगर ये बोलता तो अपन ऐसे भी इसको लगा देते। और चौथी वाली की बात करें, अब ये चौथी वाली नाराज ना हो जाए, चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल, बौद्ध परिषद, परिषद मतलब बेसिकली जहां पर में सब बुद्धिस्ट लोग आकर, बुद्धिस्ट मॉन्क वगैरह आकर जो है मिलकर, ठीक है, जो है वो करते थे, बैठक वगैरह करते थे। तो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो हुई थी आप लोगों की कश्मीर के अंदर में, कश्मीर, कश्मीर के कुंडल वन में, ठीक है, कुंडल वन, कश्मीर कुंडल वन, कुंडल वन के अंदर में। और ये आयोजित कराई थी कनिष्क ने, कनिष्क नाम का राजा था उसने, कनिष्क, ठीक है, ये इसने करवाई थी। सिंपल एकदम, टेंशन की कोई बात ही नहीं आप लोगों की, है ना। तो ये याद हो गया आप लोगों का। आप लोगों को चारों बुद्धिस्ट काउंसिल क्या पूछा था, मगध की पहली राजधानी कौन सी, गिरिव्रज थी, वहां पर पहली बौद्ध परिषद हुई, बौद्ध परिषद से हम लोग निकल गए भाई, दूसरी वाली का भी तो यहाँ पर में दिया हुआ ही आंसर, तो सेकंड वाली बौद्ध परिषद काल अशोका ने आयोजित करवाई थी, ठीक है। उसके बाद में जो है तीसरी वाली बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र के अंदर में, ठीक है। जी, रमन गुप्ता जी, उसका जो है मैं उसका आंसर आपको बताता हूँ। उसके अंदर में देखिए, पहले यहाँ पर में इसके ऊपर में आ जाइए आप लोग, ठीक है। मगध जो है फ्रेंड्स एक महाजनपद था। महाजनपदों की संख्या कितनी थी हमारे भारत के अंदर में? हमारे भारत के अंदर में पहले जो है ना, यहाँ पर में आते हैं हम लोग, अब बात निकली है तो दूर तक जाएंगी, ठीक है। हमारे भारत के अंदर में पहले बहुत सारे जनपद हुआ करते थे, छोटे 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 जनपद, ठीक है, बहुत सारे। अब क्या हुआ, कुछ जनपद जो है वो बड़े वो हो गए, मतलब पावरफुल हो गए, उन्होंने आसपास वाले जनपदों के ऊपर में आक्रमण कर लिया। और फाइनली जो है फ्रेंड्स बाद में जाकर हमारे भारत के अंदर में, ठीक है, केवल,
ठीक है, बड़े बड़े 16 महाजनपद बच गए थे, ठीक है, क्योंकि आसपास वाले इलाकों के ऊपर में उन्होंने कब्जा कर लिया इस तरीके से, ठीक है, मतलब मैं एक रफ मैप बना रहा हूँ, 16 महाजनपद बच गए थे हमारे पास में केवल। तो महाजनपदों की संख्या कितनी थी? महाजनपद जनपदों एक दूसरे के ऊपर हमला करके सिर्फ 16 इंपॉर्टेंट महाजनपद बच गए थे। ओके, तो 16 जनपदों में से सबसे इंपॉर्टेंट वाला महाजनपद था मगध, मगध महाजनपद, आज से करीब 2500 साल पहले। करीब जो है फ्रेंड 200 सालों तक सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद ये बना रहा। गंगा नदी के दक्षिणी क्षेत्र को ही मगध कहते थे आप लोग। ये आप लोगों का बीपीएससी में आया था कि नहीं आया था क्वेश्चन? बीपीएससी के एग्जाम में, कंबाइंड एग्जाम में, बीपीएससी के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता था? टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो क्वेश्चन लगा सके तो बता देंगे हम, ठीक है। इसकी पहली राजधानी थी मगध की राजगिरह, और दूसरी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है आपका, ठीक है। ये याद रखना था आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, चलिए, तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स है वो हम लोग यहाँ पर में कवर करते जा रहे हैं, ठीक है, एक एक करके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के, ठीक है। यहां पर मैं आप देख सकते हो, ये है मगध, सबसे इंपॉर्टेंट वाला महाजनपद। ये देखिए आप लोगों का मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से है, ठीक है। ये आपका बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन। सो थैंक यू वेरी मच रागिनी जी। तो मगध जो है, मगध और अंग जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों ने याद रखना है कि किसके हिस्से है। अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन। अब देखो ध्यान से समझना आप लोग कि क्या है ये गंगा का मैदानी इलाका, ठीक है। ये है गंगा सिंधु नदी का मैदानी इलाका, इसको बोलते हैं अपर गंगा प्लेन। उत्तर प्रदेश का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको अपर गंगा प्लेन बोला जाता है, ऊपरी गंगा प्लेन। ये जो बीच में है, जहां पर में बिहार और उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग है, इसको बोलते हैं मध्य गंगा का मैदान। और जो इसके नीचे में है इसको बोला जाता है दक्षिणी गंगा का मैदान, ठीक है, लोअर गंगा प्लेन, ठीक है। तो मध्य गंगा का जो मैदानी इलाका है वहां पर में मगध और अंग महाजनपद हुआ करते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? कितना सिंपल हो गया, मिडिल गंगा प्लेन के अंदर में थे, मध्य गंगा के मैदानी इलाकों के अंदर में थे, है ना। तो सिंपल सा आंसर था इसका आपका। तो अब आप लोगों को याद हो जाएगा कि गंगा के मैदानी इलाकों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अच्छा, एक और चीज, अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार कौन से इलाके के अंदर में, चलो मगध और अंग को छोड़ो, आप बताओ कि किस में होता है, जल्दी बताइए। थैंक यू वेरी मच ममता वर्मा जी, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर बिहार का बोले तो बिहार जो है फ्रेंड्स वो भी मिडिल गंगा वैली में ही आएगा आप लोगों का, ठीक है। बिहार देख सकते हो आप लोग, बिहार यहां पर में, ये इधर साइड में है बिहार, ठीक है, मध्य गंगा के मैदानी इलाके के अंदर में। अच्छा, एक और चीज है, मगध की राजधानी आप लोगों ने बता दी। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी पता है आप लोगों को? अंग की, अंग महाजनपद, अंग महाजनपद, उसकी राजधानी क्या थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा, ठीक है, चंपा। ये याद रखना आप लोगों ने, अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। बिहार के अंदर में 3 महाजनपद थे, एक था मगध, दूसरा था आपका वज्जी, और तीसरा अंग, ठीक है। मगध की राजधानी आप लोगों को पता चल गया, ठीक है, राजगिरा पाटलिपुत्र। वज्जी की राजधानी थी वैशाली, और तीसरा अंग की राजधानी थी चंपा, ठीक है, चंपा। ये याद रखना, आपने आज के भागलपुर वाले इलाके के अंदर में पड़ता है ये चंपा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आप लोग देखिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। देखिए, बाय हुम वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपब्लिक एस्टेब्लिश इन वैशाली? दुनिया का पहला जो है गणतंत्र था, ऐसा माना जाता है कि दुनिया में पहली बार रिपब्लिक, क्योंकि वहां पर में जो है सभा आयोजित होती थी और वहीं पर डिसीजन लिए जाते थे, मिल बांट कर डिसीजन लिए जाते थे, मिल बांट कर बैठकर। जी, चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। देखिए, अगर आप लोगों से बात करें, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य लोगों के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, मौर्य लोग बहुत बाद में है, ठीक है। नंद लोग भी बाद में है, और गुप्ता लोगों के समय तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। वैशाली, देखो मौर्य लोग जो थे फ्रेंड्स आप लोगों के, ये सेकेंड सेंचुरी बीसी में आए, मतलब कि दूसरी शताब्दी बीसी में। नंद वंश जो है आप लोगों का ये अराउंड 3rd सेंचुरी बीसी में था, 3rd सेंचुरी बीसी के अंदर में।
गुप्ता वंश जो है ये तो और ज्यादा लेट आ गया, बीसी क्या एडी में था वो आप लोगों का, ठीक है, 5th सेंचुरी एडी में था, ठीक है, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के भी बाद का बात है। जबकि वैशाली जो था रिपब्लिक, ये आप लोगों का जो है आज से करीब 2500 साल पहले, मतलब 5th सेंचुरी बीसी में था, मतलब 500 ईसा सन के भी 500 साल पहले। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैशाली जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, ये वज्जी की राजधानी थी, वज्जी महाजनपद की, ठीक है, और इसको बसाया था लिच्छवी लोगों ने, लिच्छवी लोगों ने, ठीक है, लिच्छवी वंश जो था उसके थी ये वैशाली, उसकी राजधानी थी, लिच्छवी लोगों ने बसाया था इसको। ओके, तो आंसर आप लोगों का यहां पर में हो जाएगा उपरयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, ये ऐसे याद रखना था आप लोगों ने। वैशाली किसकी राजधानी थी? वज्जी महाजनपद जो है उसकी राजधानी थी वैशाली। और इसको जो है फ्रेंड्स रिपब्लिक क्यों कहा जाता था? क्योंकि 10 राजा, 10 अलग अलग जो है संघ राज्य थे, उसमें छोटे छोटे से जनपद थे, उन्होंने मिलकर एक वज्जी महाजनपद बनाया था। वो मिलकर जो है वो क्या करते थे, डिसीजन लेते थे, और उसी के अंदर में जो है फाइनलाइज करते थे सारी की सारी चीजें, जो भी उन लोगों ने करना है, यज्ञ करना है या कोई बड़ा डिसीजन लेना है, युद्ध करना है किसी के साथ में, तो वो सारी चीजें ये लोग इसके अंदर में किया करते थे, ठीक है। चलिए, तो वज्जी की राजधानी थी वैशाली। लिच्छवी लोग जो है 10 रिपब्लिक थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थे मतलब वज्जी के अंदर में 10 राज्य थे छोटे छोटे से, सबसे इंपॉर्टेंट था लिच्छवी, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड्स अब देखिए यहां पर मैं एक क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है? ऋग्वेद के अंदर में कितने सूक्त है? ऋग्वेद के अंदर में कितने सूक्त है, ये क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से। आंसर क्या होगा? वज्जी होगा, बिल्कुल, राजनी कुशवाहा जी, दिया ही नहीं है वहां पर में, ठीक है, या लिच्छवी हो सकता है, दिया दोनों में से कोई नहीं दिया है। तो देखो फ्रेंड्स, 4 वेद है, ठीक है, ऋग्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है, और अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक है। उनमें सबसे पुराना वाला जो वेद है वो है ऋग्वेद, आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर में जो सूक्त है, सूक्त का मतलब होता है भजन, जो अच्छी तरह से बोले गए, क्योंकि वो ओरली ट्रांसमिट होते थे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। इसके अंदर में 1028 सूक्त है, 1028 सूक्त, ठीक है, जो दिया नहीं है आप लोगों का कहीं पे भी ऑप्शन के अंदर में। तो फिर से आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? आंसर हो जाएगा यहाँ पर में ऊपर में से कोई नहीं, ठीक है, 1028 सूक्त होने चाहिए थे ऋग्वेद के अंदर में, ठीक है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई है। ऋग्वेद के अंदर में जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, जो सूक्तों की संख्या है वो पूरी की पूरी आप लोगों की हो जाती है 1028। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, 1028 सूक्त है। अब देखिए ऋग्वेद के अंदर में तक्षण किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। ऋग्वेद में तक्षण किसे कहा गया है? देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग देखिए ध्यान से यहाँ पर में, ऋग्वेदिक युग के दौरान जो है आप लोगों का सत्ता की जो इकाई थी, ठीक है, सत्तात्मक हुआ करती थी, और परिवार का जो मुखिया होता था उसको कुलप बोलते थे, कुलप, कुलप मतलब परिवार का मुखिया, ठीक है। तो ये वाली चीज थी। इसके अलावा कर्मकार मतलब होता था लोहार, कर्मकार किसको बोलते थे? लोहार को बोलते थे कर्मकार, ठीक है। तक्षण बोला जाता था बढ़ई को, जो कारपेंटर होता था ना, जो लकड़ी का काम करता था, उसको तक्षण बोलते थे। वक्ता बोला जाता था नाई को, बार्बर, जब भी आप बाल कटाने जाओ तो उसको बता के आना कि तू भाई कौन है, वक्ता है, ठीक है, मतलब याद हो जाएगा आप लोगों को। लोहार जो है आप लोगों का, उसको क्या कहा जाता था? कर्मकार, तक्षण बढ़ई को, वक्ता नाई को, ठीक है। हिरण्यकर जो है वो कहा जाता था सुनार को, हिरण्यकर। जब भी लड़कियों को गोल्ड लेने जाओ तो बोलना हिरण्यकर भाई साहब, हम आ गए करके आपके, ठीक है। और यहां पर मैं आप लोग देखो तंतु वाया, बुनकर, देखो तंतु, तंतु का मतलब धागे, ठीक है, तंतु, तो तंतु वाया, जो धागों से जो है बुनकर बना रहा है, तो वीवर, ठीक है, बुनकर, ओके, तंतु वाया। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको याद रखना था, तंतु वाया मतलब धागे आप लोगों के, ओके। तो कर्मकार मतलब ब्लैक स्मिथ, तक्षण मतलब कारपेंटर, वक्ता मतलब बार्बर, हिरण्यकर मतलब गोल्ड स्मिथ, और तंतु वाया मतलब वीवर। एक बार मैं यहाँ पर मैं हमारे छुटकू को लेकर आना चाहूंगा, क्या यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैं बना सकता है वो, ठीक है। अच्छा, वो बोल रहा है कि भाई ये दूसरी स्लाइड ट्राई करो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, दूसरी वाली स्लाइड के अंदर में हम क्वेश्चन यहाँ पर में देख लेंगे उससे। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ऋग्वैदिक काल के अंदर में पणी शब्द का इस्तेमाल मिलता है। पणी, पणी का मतलब होता था ट्रेडर्स, व्यापारी, जो के सूद लिया करते थे, ठीक है, सूदखोरी से लाभ कमाते थे। पणी जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में
ऋग्वेदिक काल के अंदर में पणियों को जो है वो गलत इससे देखा जाता था और ऐसा बोला गया कि पणी जो है इनकी हत्या करनी चाहिए, क्योंकि सूदखोरी मतलब बेसिकली जो लोग ट्रेडर्स थे, ब्याज पे पैसा देते थे और फिर बाद में उसी से पैसा लाभ कमाते थे। तो इनको पणी जो है ना, ये जो व्यापारी थे, भारतीय व्यापारी थे, ये ऋग्वेदिक काल के समय में पणी का उल्लेख आता है और पणी हत्या, ठीक है, इसके बारे में बात की गई है कि पणी को मारो। तो बड़ी खराब सी बात है, पणी हत्या जो है यहाँ पर में बोला गया है ऋग्वेदिक काल के अंदर। पणी मतलब व्यापारी जो व्यापार के अंदर में सूदखोरी, जो पैसा उधार देते थे और उससे जो है लाभ कमाते थे, ठीक है। व्रजपति का मतलब होता था एक बड़ा सा एरिया है, ग्राउंड, ठीक है, वहां का ऑफिसर, कि वहां पर में कौन जो है अपने जानवरों को चरा सकता है, कौन नहीं चरा सकता, ठीक है। व्रजपति मतलब चराई के मैदान जो है उसका अधिकारी। सेनानी मतलब भाले, कुल्हाड़ी, तलवार आदि का इस्तेमाल करने वाले सिपाही, सेनानी। और ग्रामीणी मतलब जो है फ्रेंड्स, स्टार्टिंग के अंदर में जो आदिवासी जो सैन्य इकाई होती थी उसको ग्रामीणी बोलते थे। बाद में वहां पर में गांव बस गए तो गांव के मुखिया को ग्रामीणी बोला जाने लगा, ठीक है। चलिए, हु इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। देखिए, जैन धर्म के अंदर में जो है ना 24 तीर्थंकर माने गए हैं, 24 तीर्थंकर, 24, ठीक है, तीर्थंकर, तीर्थंकर। ये जो 24 तीर्थंकर है, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ही जैन धर्म को आगे बढ़ाया है। 24वें नंबर के तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर। बट यहां पर मैं पहले वाले तीर्थंकर का नाम पूछा आप लोगों से, तो वो थे, ठीक है, ऋषभ देव। ऋषभ देव को माना जाता है कि ये सबसे पहले तीर्थंकर थे जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की, ठीक है। तो ऋषभ देव, इन्हीं को आदिनाथ भी कहा जाता है, इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। हर एक जो तीर्थंकर है उनका कोई ना कोई चिन्ह होता है, हर एक तीर्थंकर का कोई ना कोई चिन्ह होता है, ठीक है। तो इनका जो चिन्ह था, ठीक है, ऋषभ देव या आदिनाथ जो थे, इनका जो चिन्ह था वो था बैल, वृषभ, ठीक है। और कैसे पता चलता था कि मतलब उनका चिन्ह है ये है, तो त्रिकालवर्ती महापुरुष नाम से एक पुस्तक है जैनों की, उसके अंदर में ऐसा बताया गया है, ठीक है। तो त्रिकालदर्शी महापुरुष नाम है उसका। तो त्रिकालदर्शी महापुरुष में बोला गया है कि अगर कोई तीर्थंकर है, ठीक है, तो उसके सीधे पैर के अंगूठे के ऊपर में कोई ना कोई निशान होगा, ठीक है। तो मैं देखता हूं हमेशा मेरे पैर के ऊपर में कोई निशान है नहीं, ठीक है। तो भाई अपन लोग नहीं, आप लोग भी अपना अपना पैर का अंगूठा, सीधे पैर का अंगूठा चेक कर लो, क्या पता आप लोगों को पता ही ना हो, ठीक है, और आप जो है वो तीर्थंकर उर्थंकर निकल जाए, ठीक है, वापस से पहला वाला, क्योंकि 24 तो कंप्लीट हो गए, फिर से आप पहले से चालू हो जाओगे। तो ऋषभ देव जो है फ्रेंड्स पहले तीर्थंकर थे, आदिनाथ भी था, इनका चिन्ह था बुल, बैल, ठीक है। और आखिरी तीर्थंकर थे महावीर, इनका चिन्ह था सिंह, लायन, ठीक है, सिंह, लायन था इनका। ओके, लास्ट वाले थे वर्धमान महावीर, इनका असली नाम था वर्धमान, इनको महावीर कहा गया। ऋषभ देव जो है फ्रेंड्स, इनका उल्लेख आपको विष्णु पुराण और भगवत पुराण के अंदर में भी मिलता है। इवन ऋषभ देव जो कि पहले वाले तीर्थंकर है, फर्स्ट तीर्थंकर, और अरिष्ट नेमी जो कि 22वें नंबर के तीर्थंकर है, इन दोनों का उल्लेख आपको ऋग्वेद में भी मिलता है। तो ऋग्वेद में कौन से दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिला है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। मेरे पैर के तो अंगूठों में कुछ भी नहीं है, दोनों पैर के अंगूठों में कुछ नहीं है। हाँ मतलब सीधे के बदले में तुम लोगों ने मतलब लेफ्ट पैर का अंगूठा भी चेक कर लिया कि कहीं उधर में तो कुछ नहीं छुपा हुआ है करके। कोई होगा जिसने सारी उंगलियां चेक कर लूंगे, भाई कोई कोई छोटा मोटा ही तीर्थंकर बन जाओ करके, ठीक है। उनके मतलब निशान बना हुआ होता था, वो निशान, ठीक है, जो निशान उनका था। जैसे महावीर के, वर्धमान महावीर के लिए बोला जाता है कि उनके सीधे पैर के अंगूठे के अंदर में सिंह का निशान बना हुआ था, तो वो निशान उनका था, ठीक है। तो आप देख सकते हो ऋषभ देव या आदिनाथ, उनका वृषभ चिन्ह था, ठीक है, इस तरीके से। ओके, और यहाँ पर में आप देख सकते हो वर्धमान महावीर जो थे उनका था सिंह। पार्श्वनाथ 23वें नंबर के तीर्थंकर, उनका था सर्प, फर्ण, या फिर आप लोग जिसको स्नेक बोल सकते हो इंग्लिश में, ठीक है। नेमीनाथ जिनको अरिष्ट नेमी भी बोलते हैं, जिनका उल्लेख, इनका उल्लेख, ठीक है, और इनका उल्लेख जो है आपको ऋग्वेद में मिलता है, इन दोनों का, ठीक है, 22वें और पहले नंबर के, ठीक है। अब ये मल्लीनाथ जो है ना फ्रेंड्स, देखो इनके बारे में 19वें नंबर के। जैन धर्म के दो पंथ है, एक का मानना है, जैन धर्म के एक पंथ का मानना है कि जिसको आप लोग श्वेतांबर बोलते, दिगंबर बोलते हो, दिगंबर, 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 दिगंबर जो है उनका मानना है कि ये मेल थे, ठीक है। दिगंबर लोगों का मानना है कि ये मेल थे, ठीक है, मेल थे। वही श्वेतांबर जो लोग है, श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहनते हैं, उनका मानना है कि ये फीमेल थे। अब आप मुझे बताओ
कि अगर आपको यही नहीं पता कि मल्लीनाथ जो कि 19वें नंबर के तीर्थंकार थे, जिनका सिंबल था कलश, जल कलश, ठीक है, वो मेल थे या फीमेल थे, तो आपको उनके बारे में और कुछ भी पता होगा करके, ठीक है, बताओ और कुछ पता होगा ऐसा कुछ आप अंदाजा लगा सकते हो क्या? तो दिगंबर परंपरा और श्वेतांबर परंपरा, ये दो मेन परंपराएं हैं जैनिज्म की, ठीक है। दिगंबर जो कपड़े नहीं पहनते, उनका मानना है कि आसमान जो है वही उनका जो है, ओके। जी हाँ ज्योति सिंह जी, एक एक युग के अंदर में 24 तीर्थंकारी हो सकते हैं, तो इस युग के अंदर में 24 तीर्थंकार कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो मानना था उनका 24 हो चुके हैं। तो दिगंबर मेल जो है फ्रेंड्स मानते हैं कि मल्लीनाथ मेल थे, श्वेतांबर मानते हैं कि ये फीमेल थे, ठीक है। मतलब दिगंबर के अनुसार सारे तीर्थंकार मेल थे, तो मल्लीनाथ भी मेल थे, बट श्वेतांबर लोगों का मानना है कि नहीं, 19वें नंबर के जो मल्लीनाथ थे वो फीमेल थे, ठीक है। सर उन लोगों को ठंड नहीं लगती क्या? सुधा कुमारी जी, उन लोगों ने अपने आप को उस तरीके से जो है वो ट्रेन कर लिया होता है, ठीक है, या तपस्या करके। तो ये पूरा का पूरा इंग्लिश में भी आप देख सकते हो पूरा आपका, ठीक है। ऋषभ देव का बुल था, ये पूरा आपकी उनके चिन्हों के साथ में जो है यहाँ पर में भी लगाया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट था आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये थोड़ा तो समझ में आ गया होगा आपको कि ये 24 तीर्थंकार वाली बात क्या है। 24 तीर्थंकार, अच्छा, क्या वर्धमान महावीर जैन धर्म के संस्थापक है? हाँ या ना में जवाब देंगे बस आप लोग, हाँ या ना। क्या वर्धमान महावीर जैन धर्म के संस्थापक थे? नहीं, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो 24वें नंबर के तीर्थंकार है, ठीक है, 24वें नंबर के आखिरी तीर्थंकार, ओके, ये याद रखना आप लोगों ने। और पहले तीर्थंकार थे ऋषभ देव, जिनका सिंबल था बैल, ओके। इन्होंने जैन धर्म की स्थापना की, इस युग के अंदर में जैन धर्म की स्थापना इन्होंने की, ठीक है। चलिए, और लायन सिंह जो है ये 24वें नंबर के तीर्थंकार वहां महावीर का था। क्या बुद्धिज्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है? जी हाँ, गौतम बुद्ध ने जो है उन्होंने बुद्धिज्म की स्थापना की थी, ठीक है। वो कोई ऐसा नहीं है कि मतलब वो कोई दूसरी पहली की कोई परंपराओं को फॉलो कर रहे थे, जबकि वर्धमान महावीर पहले के जो तीर्थंकार थे उन्हीं की परंपराओं को आगे बढ़ाया उन्होंने, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। तो थैंक यू वेरी मच ज्योति सिंह जी। तो ये जो है फ्रेंड्स बेसिकली आप लोगों के लिए पॉइंट्स था, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। और इसके अलावा जो है मैं चाहूंगा कि आप लोगों के जो जीएस वाली जो हम लोग यहाँ पर में श्रृंखला चला रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, इसको मैं कल आप लोगों से एक जो है छोटी सी टेस्ट लूं, ठीक है। आज जो मैंने क्वेश्चंस, आज और कल जो मैंने क्वेश्चंस कराया आप लोगों को, ठीक है, इवन जो बीच बीच में पॉइंट्स आप लोगों को दिए हैं उनका भी आप लोगों को करना है, ठीक है, ओके। चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? एनजी रंगा जो थे ना, आपके बिहार के अंदर में किसान नेता थे एनजी रंगा, उन्होंने गांधी जी के चंपारण का विरोध किया था, ठीक है। एनजी रंगा ने, अभिनाश तिवारी जी, एनजी रंगा जो बाद में जाकर आपके जो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा और ऑल इंडिया किसान सभा के सेक्रेटरी बने थे, एनजी रंगा, उन्होंने किया था इसका विरोध, चंपारण सत्याग्रह का। तो वैसे तो ऐसा पूछते नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपने पूछा है तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो कल जो है फ्रेंड्स आप लोग क्या करेंगे, इसको पढ़कर आओगे आप सभी के सभी लोग, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, आप लोगों को मजा आ रही है पढ़ने में, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मीर नवाजीश बोल रहे कि सर आज से पढ़ने के बाद में पता लगा कि पढ़ने में मजा भी आ सकता है करके, ओके। तो मैं जो है फ्रेंड्स ये चाहूंगा कि आप लोग जो है आज और कल वाला जो टॉपिक है उसको आप लोग रिवाइज करें, एक टेस्ट मैं आप लोगों की लूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग जो है इसमें करें। कुमली इदरीसी जी, कुमैल इदरीसी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं जो है इसके अंदर में बिल्कुल जो जो भी आप यहाँ पर मैं अपडेट्स देते जाऊंगे उसके अंदर में हम लोग उसमें करते जाएंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।